कोई भी सरफेस है, ये आपके पास लेट दिस इज सरफेस, तो इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उसकी इंटेंसिटी जो है लेट दिस इज ई, और ये जो ए है लेट ए इज अ वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस, और जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू दैट थिंग, मतलब ई को आप रिजॉल्व करें टू कंपोनेंट्स में तो एक ई कॉस थीटा आता है, तो पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ई साइन थीटा आता है। जो फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन में जो है वो ये कंपोनेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही हैं वो ई कॉस साइन थीटा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इज गिवन बाय फाई ई इज इक्वल टू ए इनटू ई, ये आपके पास जो एक्स कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, इसको आप अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हो तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये आपके पास आएगा द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर एरिया, दिस इज इट्स प्रोडक्ट। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज के दरमियान, तो ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो आपके, अगर तो यूनिफॉर्म है तो फिर इट्स ओके, आप जो है उस पे जस्ट उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लॉट करते हैं, उसमें फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन देख लेते हो। अगर आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो हम उस सरफेस को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल पैचेस, और उसमें जो है हर किसी का एरिया जो है लेट्स सपोज डेल ए है, डेल ए इज अ स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द रीजन, और जो आपके पास वो इक्वेशन है उसको आप लिख सकते हो सुमेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n ई आई डॉट डेल ई आई। ये क्यों किया है, क्योंकि आपने इस नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को डिफरेंट जो है पैचेस में डिवाइड कर लिया है, मतलब 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n पैचेस में डिवाइड करके फिर आपने जो है ये इक्वेशन जो है वो उसमें उसको आपने सम ऑफ की फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपके पास ये n जो है नंबर ऑफ पैचेस इन्फिनिटी है तो डेल ए जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर ये मतलब के n मींस के आपके पास जो उसकी आप लेते हो मतलब पैचेस, मतलब आई 1 टू n, अगर 1 2 3 4 इसको इतना इस्तेमाल करें कि ये माइनर n जो है बहुत ज्यादा हो जाए तो a आपके पास जीरो हो जाएगा, तो उस वक्त जो सिग्मा है देन इट इज रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रल। सर ये रिपीट कर दे, इस बात की भी समझ आई। जी देखें आप, ये आपके पास है कोई भी सरफेस जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म, इस सरफेस को नॉन यूनिफॉर्म पे आपका जो ये जो आपके पास फ्लक्स कंट्रीब्यूशन है उसको आप फाइंड आउट करते हैं यूनिफॉर्म रीजन में। तो हम क्या करते हैं इस नॉन यूनिफॉर्म जो शेप को यूनिफॉर्म इसको कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल पैचेस में, हर पैच जो है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, वो डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल A4 ये इक्वेशन आई थी। अब अगर उस डेल की वैल्यू जो चेंज है अगर वो बहुत कम है, मतलब कि एरिया नेग्लिजिबल हो गया और नंबर ऑफ पैचेस बढ़ गए हैं ये, तो आपके पास क्या होगा कि अगर एरिया नेग्लिजिबल है, नंबर ऑफ जो आपके पास जो पैचेस आपके पास वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त आप सुमेशन को इंटीग्रल में ले जाते हैं। बेसिकली तो ये भी सम ही होता है, ये है फाइनाइट रीजन के लिए सम ये वाला। इसमें अगर बहुत ज्यादा आपके पास कोई भी टर्म्स जो है आ जाती हैं तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसको आप सरफेस में ले जाते हैं, मतलब वो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको आप एज अ होल इंटीग्रेशन फॉर्म में उसको ले जाते हैं, जिसको आप इंटीग्रल सरफेस का नाम दे रहे हो, क्योंकि ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं है, इन्फिनिटी तो अनकाउंटेबल चीज है ना। वैसे ये है कि उसको आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अगर आपके पास उसकी अमाउंट जो है बहुत ह्यूज है तो उसमें आप उसको जो है कंट्रीब्यूट कैसे करवा सकते हैं। तो सर आप फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे? हाँ, मतलब उसको आप देखे ना, दो फार्मूला होते हैं, सुमेशन आप कब लेते हैं, इंटीग्रल आप कब लेते हैं, दो चीजें हैं ना। सुमेशन तो उस वक्त लेते हैं अगर आपके पास 2 4 5 चीजें हैं, 10 है, n है, उसको आप जब आप सम ऑफ करते हैं, मतलब कि आपने ये कहा कि हमने ये रीजन लिया, उसका A1 एरिया है, एक का A2 है, एक का A3 है, तो आपके पास वो चला गया सम की फॉर्म में। अब अगर उस सम को आप ले जाएं उस फॉर्म में, अगर मतलब के रीजन और स्मॉल हो जाए, मतलब कि जिसमें आप काउंटिंग जो है वो, मतलब ये सोचे अगर 50 पहले पैचेस थे अब 5000 हो गए,
तो उसको आप करने के लिए आप जस्ट आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो आउटवर्ड फ्लक्स जो है उसको हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ड जो फ्लक्स है नॉर्मली बाय कन्वेंशन इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये आपके पास है गॉसेस लॉ। बेसिकली इट इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। जी सर आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव क्यों लेते हैं और इनवर्ड को नेगेटिव? जो इनवर्ड फ्लक्स है देखें, आउटवर्ड फ्लक्स देखो ये कन्वेंशन है। अब ये है जैसे आप ये कहते हैं कि जो एक्सेसिव क्रॉस चीज है वो राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, या अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। इसका लिंक होता है एरिया, नॉर्मल एरिया पे। अगर आपके पास देखें ये फाई इज इक्वल टू ई ए है, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द ई एंड ए। अगर आपके पास जो है ई और ए के दरमियान एंगल 0 होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर इसी तरह से आपके पास इसके दरमियान एंगल 90 होगा तो 0 फ्लक्स होगा। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर आपके पास इनवर्ड मींस के अगर आपके पास एरिया, नॉर्मल एरिया परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है, तो आपके पास जो उसकी डायरेक्शन है दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो इनवर्ट टू द प्लेन है। तो दोनों अगर आपके पास जो है वो अपोजिट होंगे तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा, वो नेगेटिव आ जाएगा। तो उस कन्वेंशन से आप लेते हैं कि दिस फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द अदर जो आपके पास है आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, जो आपके दोनों पैरेलल सिचुएशन में हो जाएंगे। और जो दूसरे में आप ये समझ लें कि जब एंटी क्लॉकवाइज जो है या एंटी पैरेलल सिचुएशन होगी उस वक्त आप उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसका ये है स्टेटमेंट, जो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 by epsilon times the total charge enclosed by that surface। ये आपके पास स्टेटमेंट है इसका। तो इस ये आपके पास गॉसेस लॉ है। बेसिकली इट इज अ रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स एंड टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो हम ये कंसीडर करेंगे आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं इन अ स्पेसिफाइड रीजन ऑफ द स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 1 by epsilon into q चार्ज आपके पास है, इसको आप उधर मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन फाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू जो है इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस। तो फाई ई जो आपके पास आएगा वेयर क्यू इज द, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ऑलरेडी देखा है वो क्या था, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो एप्सिलॉन क्या है सर? एप्सिलॉन परमिटिविटी है ये आपके पास, परमिटिविटी होता है फ्रीज पे। हाँ जी कांस्टेंट है जी जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होती है वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 raised to power आई थिंक -12 है शायद, तो उसमें होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एप्सिलॉन ये वाली फाई ई की वैल्यू जो है आप यहाँ पुट करें, ये ऊपर वाली इक्वेशन में। तो एप्सिलॉन इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन, ये आपके पास आ गया। ये जनरलाइज इंटीग्रल फॉर्म भी आप इसको कहते हैं। अब डिफरेंशियल फॉर्म एक आपके पास है इसका, अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनटू अ सर्टेन वॉल्यूम व्हिच हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ phi is equal to 1 by epsilon इंटीग्रल रो इनटू dv। ये आपके पास आएगा कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो उसके लिए आप इसको ये लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1 by एप्सिलॉन टाइम ये इनटू चार्ज को आप टोटल वॉल्यूम में है तो ये आप लिख सकते हैं। ये रो डीवी कहाँ से है, क्योंकि हमें पता है जो रो है डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू जो है रो इंटू डीवी इंटू स्पेसिफाइड वॉल्यूम में था, इस वजह से आप इसको ये लिख देंगे। अब आप इस की वैल्यू आप ऊपर लगाएंगे इस इक्वेशन में, ये वाली। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए इसकी जगह पे आप 1 बाय
डीवी वॉल्यूम के लिए है। देखो ना, जो डेंसिटी है रो, दिस इज इक्वल टू होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यूनिफॉर्म। अगर आप वॉल्यूम में बात करते हो थ्रू आउट रीजन में, तो ये वॉल्यूम एलिमेंट इंटेग्रल रो इनटू डीवी है ये, ठीक है ना, ये वॉल्यूम पे है। तो इंटेग्रल ई डॉट डी है, इसको ऊपर लगाएं 1/एप्सिलॉन क्यू की जगह पे आप ये लगाएंगे 1 ये वाला, तो इंटेग्रल वॉल्यूम रो डीवी, ये जो हमने उसको बताया मैंने आपको कि क्यू को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं टोटल। तो डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता है, इंटेग्रल जो आपके पास ई डॉट डी है, सरफेस टू वॉल्यूम में आप जाते हो, वॉल्यूम डाइवर्जेंस ई डीवी। तो इक्वेशन 3 जो आपके पास ये वाली है, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे इंटेग्रल डाइवर्जेंस ई डीवी इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, ये 1 में 3 में रो डीवी, तो इसको उधर ले जाएं, दिस इज इक्वल टू 0 दोनों का ये। तो जो आपके पास अब इसमें से आप जी 0 कैसे आ गए? मैं बताता हूँ यार, ये देखो ना, ये दोनों टर्म्स बराबर है ना, ये वाली और ये इसके इक्वल है ना, इसको उठा के आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इधर 0 रहेगा ना, तो ये टर्म उधर चली जाएगी लेफ्ट पे, बस सिंपल स्टेप है। ठीक होगा, ठीक ओके है ना। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे डीवी का कॉमन ले लें दोनों में, जी डीवी कॉमन है यहाँ पे, तो ये आपके पास इंटेग्रल वॉल्यूम दिस डीवी इक्वल टू 0, जो टोटल वॉल्यूम सरफेस का कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जस्ट क्या चीज 0 हो सकती है कि डाइवर्जेंस ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन इक्वल टू 0, तो डाइवर्जेंस ई आपके पास आ गया 1/एप्सिलॉन इनटू रो। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म मींस कि आप डाइवर्जेंस जो है, दिस इज डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस आप लेते हैं, डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो डेरिवेटिव होते हैं, इस वजह से इसको आप डाइवर्जेंस जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। दूसरी है इंटीग्रल फॉर्म में, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फाई ई, हमने ये किया है इंटीग्रल ई डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन। तो जो चार्ज है क्यू है, तो अगर आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट है, तो जिसकी डेंसिटी रो है, देन यू कैन से फाई ई वही चीज है, ई डॉट डी ए 1/एप्सिलॉन क्यू की जगह पे वैल्यू पुट करें रो डी वी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कन्वर्ट किया। तो अगर आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो सरफेस में जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आएगा। जो सरफेस में आपके पास चार्ज है, सरफेस की फॉर्म में एरिया की बात होती है उस वक्त, तो उस वक्त जो उस टाइम आपके पास ये वॉल्यूम में थी, ये वाला, अगर आपके पास कोई सरफेस है उसके लिए एरिया में आपके पास ये सिग्मा डी ए आ जाएगा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज अ रेशो ऑफ द चार्ज पर यूनिट एरिया, ये वाला, ये सरफेस सिग्मा। ये दोनों फॉर्म जो है, अगर सरफेस में है तो ये सिग्मा लिखोगे, वॉल्यूम में है तो जो है वी लिखोगे, ये आप रो जो है उसको आप नॉर्मली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेते हो, और इसको आप एरिया के फॉर्म में लेते हैं। दीज आर द टू बेसिक डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ। आगे इसको अप्लाई करना है कि एप्लीकेशन में इसको कैसे जो है वो आप देखते हो। गॉसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जिसमें आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज जो है वो उसमें सिमेट्री, मतलब सिमेट्रिकल सिचुएशन हो। सिमेट्रिकल सिचुएशन मीन कि आपके पास एक, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यूनिफॉर्मली किसी रीजन के अंदर जो है वो उसकी मूवमेंट हो। पहली जो आपके पास चीज होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए हम करेंगे। ये आपके पास कोई भी लाइन ऑफ चार्ज है तो इसको इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में देखा था
तो इसमें भी कोई पॉइंट लेंगे P हम किसी सरफेस के ऊपर, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। कंसीडर सेक्शन ऑफ इनफिनिट लाइन चार्ज डेंसिटी हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये लाइन है, लाइन के क्रॉस अगर आप बात करोगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस के क्रॉस करोगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम के क्रॉस अगर आप लेंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज आर प्रेजेंट। ये लाइन की बात हो रही है, इसलिए लाइन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसी भी आपके पास पॉइंट P पे, तो जो कि आपके पास किसी भी डिस्टेंस R पे है। तो from a surface wire for this we consider cylindrical Gaussian surface। तो क्यों Gaussian surface प्लॉट की? क्योंकि आपके पास कोई रीजन स्पेसिफाई कर रहे हैं, सिमेट्रिकल रीजन बन जाए, which passes through a point P, the electric flux through that area। उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो पॉइंट आपके पास किसी भी आपका ये वायर जो है इस पे हो सकता है, जिसमें से ये सिमेट्रिकल सिचुएशन जो है वो इसकी मूवमेंट हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये आपके पास H जो है, ये क्या चीज है, ये हाइट है, किस चीज की है ये, क्योंकि आपने सिलेंड्रिकल सिचुएशन ली है, इस वजह से ये सिलेंडर की फॉर्म में आपके पास 2 रीजन बनेंगे, एक आपके पास बॉटम रीजन होगा, एक अपर रीजन बनेगा। तो ये जो सरफेस है इसको आप गॉसियन सरफेस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है वो अवे फ्रॉम दिस होता है, और जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा यहाँ पे है। और जो आपके पास ये जो एक जो सिलेंडर आपने लिया है उसकी एक सरफेस जो है उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर है ये, और इसका सेंट्रल पॉइंट से जहां पे आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उससे डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल आर, रेडियस जिसे आप कहते हैं वो आर से डिनोट किया हुआ है। पॉइंट पे ये लाइन के ऊपर लेने सर। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मतलब वो नजर ऐसे आ रहा है ना, वो जब आप सर्कल प्लॉट करते हैं उसको तो वो उसी पॉइंट जिसमें से वो क्रॉस कर रही है उस पे हमने पॉइंट लिया है। अब इसमें सरफेस ऑफ द सिलेंडर, इसमें 3 पार्ट्स हैं, एक S1 है, S2 है, S3 है। S1 एक है एरिया ऑफ टॉप सेक्शन, एक है बॉटम का, एक है एरिया ऑफ द कर्व्ड पाथ ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये वाला। ये वाला जो है 3 साइड है, एक आपके पास ये एरिया है जो गॉसियन सरफेस जो है, एक ऊपर वाला है, एक डाउनवर्ड है। इसका मतलब है 3 तरह के आपके पास जो सिलेंडर है, तो इसमें 3 तरह के जो है वो सरफेसेस एक्ट कर रही है यहाँ पे। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सम ऑफ 3, 1 2 3। जो S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, इसमें फ्लक्स 0 होगा। क्यों होगा? देखें कि जो आपके पास नॉर्मल एरिया है वो परपेंडिकुलर जो सरफेस आप लेते हैं, अगर आप सिलेंडर को देखें, ये है ऊपर पार्ट, ऊपर वाला, अब ये सिलेंड्रिकल शेप में है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ में एक्ट करेगी, राइट साइड पे। उसके बाद जो आपका ये सरफेस है ऊपर वाला है, इसका आप नॉर्मल जब ड्रा करेंगे एरिया तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब ये दोनों आपके पास क्या होंगे? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हो गए, एंगल हो गया 0, तो बात होगी खत्म, तो फ्लक्स हो गया 0 वहां पे। इसी तरह से इस S2 पे आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पॉजिटिव टू अवे फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और यहां से जो आपके पास नॉर्मल एरिया है, परपेंडिकुलर एरिया है, वो इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों में एंगल भी क्या होगा? फिर 90 हो गया। तो जब दोनों में एंगल 90 हुआ तो आपके पास वो भी 0 हो गया। अब है तीसरी सरफेस, जो S3 है, वो उसके लिए जो सेंट्रल पोर्शन है उसका, उसमें आपके पास एंगल जिस डायरेक्शन में है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे,
ये वाला S2 करते समय लगी S2 की। यार ये देखो ना, S2 नीचे है, ये आप देखें सिलेंडर है, ऐसे जैसे आपके पास कोई रॉड है यार, उसको लेट्स सपोज आप उसकी अपर पोर्शन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लेफ्ट से राइट की तरफ है, और जो नॉर्मल एरिया होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो इसका मतलब है वो सर्फर ऊपर वाली जो सिलेंडर की सरफेस है वो स्फेरिकल टाइप है, तो वो परपेंडिकुलर ड्रा करे नॉर्मल तो वो अपवर्ड होगा, तो इसी तरह अगर नीचे वाले पोर्शन पे करें डाउनवर्ड होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास राइट साइड की तरफ है, तो एंगल 90 हो गया। ठीक हो गया सर, आगे समझ। तो जो सेंटर वाला पोर्शन है अब गॉसियन सरफेस जहां पे ये, अब इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर है, और जो आपका जो सरफेस का परपेंडिकुलर आपके पास एरिया सेंटर पोर्शन का वो भी आपके पास इसी डायरेक्शन में है, वो तो ऊपर चला गया नॉर्मल, अगर आप सेंटर पोर्शन का ड्रा करें वो बाहर को ही होगा, उधर ही जिधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास एंगल जीरो होने की वजह से जो थर्ड आपके पास है वो, अगर आपके पास एंगल जीरो वहां पे आ गया तो वहां पे आपका फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, और वो दिस इंटीग्रल S3 EDS होगा। E डॉट ds को हमने किया EDS cos थीटा, तो थीटा जीरो पुट किया तो EDS आ गया, ये फाइ ई होगा सिर्फ, बाकी तो हर चीज जीरो है, ये आएगा जस्ट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के अंदर इधर आप इसमें जो सरफेस है उसके लिए ds यहाँ पे रिपेयर यहाँ पे है, तो ई कांस्टेंट है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास उसका टोटल लेंथ ऑफ रीजन, लेंथ ऑफ द रीजन फाइंड करते हैं, तो ऊपर वाला सरकमफेरेंस जो आप उसका इनटू इट्स हाइट 2 पाई r इंटू h आएगा, ये वाला जो सिलेंडर है ना उसके लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास होता है लाइन, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है अपर पोर्शन, तो ये बेसिकली गॉसियन सरफेस है ये वाली, तो टोटल ये हाइट है, जो आप इसकी लेंथ लेते हो जिसे आप उसे कहते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो आप उसके अपर पोर्शन लेंथ को उसकी हाइट से जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई r इंटू एच, तो फाइ ई इज इक्वल टू ई इंटू ये 2 पाई r h आ गया ये वाला, तो 2 पाई r h e आ गया, बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ फाइ इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन, क्यू को आप लिखेंगे लैम्डा इंटू एच। ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लैम्डा जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि आपके पास लाइन एलिमेंट की बात हो रही है, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लेंथ जो आप ले रहे हैं इसमें वो है h, लैम्डा h ओवर एप्सिलॉन, ये तो दोनों में आप इसकी वैल्यू अब यहाँ पे लगा दो, 6 यहाँ पे आएगी 7 में, 2 पाई r h इंटू ई यहाँ पे आया, तो लैम्डा h ओवर एप्सिलॉन, दोनों तरफ h से कैंसिल आउट हो गए, तो E इज इक्वल टू, So please repeat this. अच्छा या ये 7 तक आप पहुंच गए? Yes sir. तो 6 ये आप देखें 7 इक्वेशन देखें, फाइ इज इक्वल टू लैम्डा h ओवर एप्सिलॉन, अब ये फाइ ई की वैल्यू ऊपर भी आपने सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए फाइंड आउट की है 2 पाई r इंटू ई, अब आप इस पे यहाँ पे लगा दें उसको लेफ्ट साइड पे, ये ओके। Yes आज sir. यू कैन कंपेयर किया दोनों को 6 और 7 को, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ आ गई, तो बाकी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन, तो ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द लाइन एलिमेंट ऑफ द चार्ज। अगर आपके पास डायरेक्शन में की बात करते हैं, ये है मैग्नीट्यूड वैल्यू, डायरेक्शन में आपके पास यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए लैम्डा ओवर 2 पाई r एप्सिलॉन r यूनिट वेक्टर, तो ये आपके पास जो है लाइन ऑफ द चार्ज एलिमेंट के लिए
मतलब कि उसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू है। जी, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो सर। अच्छा चले, नेक्स्ट है। अब एक और एप्लीकेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। ये तीन तरह की चीजें हैं। एक आपने लाइन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, एक जो अभी हम करेंगे वो शीट है। शीट के लिए हमने देखो, जब शीट की बात होगी, दिस इज टू डायमेंशनल, मींस आप एरिया लोगे, एरिया जब लेंगे तो सरफेस आएगी, सरफेस के लिए फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। ये देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये आपके पास जो है, अब ये डायग्राम पे आते हैं हम पहले। दिस इज शीट, पॉजिटिव शीट है। तो ये हमने गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ पे इसको मतलब एज्यूम किए। क्यों किए? ये इस वजह से करते हैं कि उस रीजन में आपके पास एक रीजन के लिए कर लेते हैं, बाकी रीजन में फिर आप उसको एज इट इज करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं चीजें। ये पोर्शन इधर आप देखें, ये है, ये यूनिफॉर्म लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू। ये एक लेयर लिया, फिर एक लेयर में अक्रॉस दिस, जैसे आपके पास कोई बुक है या कोई पेज है, उसमें से आप कोई बॉल पॉइंट वगैरह जो है क्रॉस कर लें, मतलब कोई पेज है उसमें से अगर बॉल पॉइंट फुल गुजार लें तो आपके तीन पोर्शन बन जाएंगे उसमें भी। एक आपके पास S1 होगा, एक S2 होगा, एक वो सेंट्रल पोर्शन होगा S3 होगा। अब उसी तरह से सेम प्रोसीजर है सारा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, S1 सरफेस है, S2 सरफेस है, जो एक S3 सरफेस है, ये वाली S3 है। S1 और S2 जो है वो आपके पास लास्ट सरफेसेस हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जो एक लेफ्ट है एक राइट है, और एक आपके पास ये सिलेंड्रिकल पोर्शन सरफेस है जो सेंट्रल पोर्शन में है। तीन एरियाज हैं, तीनों को ऐड कर दें। ये देखें S1 S2 S3। जो आपके पास, अब आप यहां से देखें जरा, एक चीज इसमें आपको अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये आपके पास जो पोर्शन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो उसका नॉर्मल एरिया भी उधर ही है। इस पे भी आप देखें, लेफ्ट साइड पे ई इधर है तो उसका नॉर्मल एरिया भी उधर है। दोनों में एंगल क्या है? जीरो है। इसमें भी एंगल क्या है? जीरो है। जब दोनों में एंगल हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स S1 और S2 की वजह से होगा। अगर आप सेंट्रल पोर्शन पे आते हैं, इसमें आपके पास जो फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया होगा नॉर्मल, वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे इस रीजन में, जो सेंट्रल रीजन है S3 ये वाला। तो इसमें इस वजह से फ्लक्स नहीं होगा, बाकी दो में होगा। ये आप देखें, थीटा 90 था, ये 0 हो गया, बाकी जो है दो बच गए S1 S2। तो दोनों के एरियाज जो हैं वो A1 A2 हमने ले लिया, उसको A कंसिडर कर लिया है क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया की बात कर रहे हैं, थीटा 0, तो ये DA आ गया। बिल्कुल इसी तरह से S1 S2 DA। तो दोनों का जो आपके पास इंटेग्रल DA होगा वो A के इक्विवेलेंट ही होगा। इंटेग्रल DA A के इक्विवेलेंट है तो EA प्लस EA, ये 5E2EA आ गया आपके पास। ये जी ठीक है इधर तक? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ हमने ये पहले देख लिया है, फाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी ए। अब ये सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन आया है, ये चीज है बस एक देखने वाला। ये क्यू ओवर एप्सिलॉन है, इधर क्यू है चार्ज परमिट, जो आपके पास परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। अब चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ सरफेस में सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए होता है ना, तो क्यू यहाँ पे लिखा है बस सिग्मा ए, ये वाला। इक्वेशन 9 और 10 को कंपेयर करना है, ये देखें आप, 9 and 10 to be compared here, and you have E is equal to sigma over 2 epsilon, A से कैंसिल। इन वेक्टोरियल फॉर्म अगर आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देन E is equal to sigma over 2 epsilon R यूनिट वेक्टर। और ये एक्सप्रेशन है आपके पास इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए, E is equal to sigma over 2 epsilon into R। जी ठीक है इसमें?
कोई इशू जी इसमें सर। तो नहीं? ओके Yes, sir. नो सर। काफी है सर जी, आधा है क्या? काफी है सर। काफी हो गया? अभी तो थोड़ा सा हुआ है, और ये भी प्रीवियस हाँ सर, थोड़ा प्रीवियस सा लेवल है। था। ये तो पहले पढ़ा हुआ है सर, आगे पढ़ाएं, पढ़ने वाले आ गए टॉपिक। हाँ, तो ये आपने नेक्स्ट किया हुआ है ना, ये दो तो किए हुए हैं। Yes, sir. यहाँ तक सारे ही किया हुआ है पहले। अच्छा, तो इससे रिलेटेड आपने जो HRK और HRW में प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया सर। सही है ना? मतलब हो ये गया। आपके पास, जितने ज्यादा हाँ तो इतने ज्यादा सर पढ़ा काफी हुआ है। है, सारा कर मार लेंगे। हो जाएगा पूरा वीक पढ़ा है हुआ सर, है। हो जाएंगे। नहीं हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई इतना ज्यादा नहीं है, उसमें प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा होते हैं इतने मुश्किल नहीं है वो। इजीली यू कैन डू इट इजीली। ओके सर। ठीक है ना? आगे है इलेक्ट्रिक रिपीट कर दें, क्या करना है? जो आपके प्रॉब्लम्स है ना, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स, जो आपका गॉसेस लॉ से रिलेटेड है, वो आपने करने हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट वीक में। ओके सर जी, असाइनमेंट बनानी है या वैसे ही कर ले हम लोग खुद भी? नहीं वैसे नहीं करना, उसकी असाइनमेंट बनाया करें। वैसे अब मुझे कैसे पता लगेगा आपने सबने किया है? कुछ किया करेंगे, फिर कुछ नहीं किया करेंगे। यस सर। बल्कि ज्यादातर नहीं किया करेंगे, ज्यादातर नहीं किया करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। सर कुछ तो अच्छा, करें। हाँ जी, सर फिर आप हमें मार्क्स अच्छे देंगे? हाँ जी, जो मतलब काम करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे उनको। कंसीडर, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। तो उसमें हम कंसीडर करेंगे कि थिन स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस r है और आपके पास चार्ज q है, कांस्टेंट सरफेस डेंसिटी है, देन आप सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। स्फेरिकल शेल के लिए जस्ट एरिया को आप उसका लिख लेंगे, एरिया ऑफ द स्फीयर होता है ना सरफेस का, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये q इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा आपके पास आएगा। सरफेस है, कंसीडर अ पॉइंट p which lies here outside the shell. We want to find out the electric field intensity due to this charge distribution. For this we consider spherical Gaussian surface of the radius r is greater than r. ये आपके पास है r, ये Gaussian surface है, ये आपके पास टोटल spherical जो आपके पास surface है उसका है। ये जो inside है, this is a radius of the Gaussian surface, जो कि आपने हाइपोथेटिकल सरफेस जिसे आप कहते हैं, सिमेट्रिकल सरफेस भी आप इसको कहते हो, कि इस पॉइंट पी पे जो आउटसाइड दिस रीजन है उस पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जस्ट आप वही फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे जस्ट एरिया जो आपने ऊपर लगाया है 4 पाई r स्क्वायर सरफेस का है, वहां पे आप, सर ये 2 पाई r स्क्वायर नहीं आता, 4 कैसे आ गया? स्फीयर है ना यार, सर्कल नहीं है। ओके सर जी, तो ये आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। Thus the uniform spherical shell of charge behaves like a point charge for all the points outside the, ये मतलब कि ये आपके पास एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, जो आपके पास वो फार्मूला प्रूव करके उसका आया था कि फॉर अ पॉइंट चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, वो आपके पास ये आती है। तो अगर आप स्फेरिकल सिचुएशन की बात करते हो उसके लिए भी ये सेकंड थ्योरम है। A uniform spherical shell of charge exerts no electrostatic force on a charged particle placed inside the shell. कि अगर आपके पास शेल के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स एक्ट नहीं करता। कैसे? तो हम इसमें भी कंसीडर करेंगे इनसाइड अ शेल आपके पास पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट एनी पॉइंट पी इनसाइड व्हिच लाइज इनसाइड द सिमेट्रिकल। सर जी, क्लास को कुछ allow क्लास में
एरिया से अलाउ कर दे। एक मिनट, हेलो। अलाउ तो किया हुआ है मैंने इधर से। क्या अभी भी कह रहे स्टूडेंट अलाउ नहीं? अलाउ तो इधर से तो अलाउ किया हुआ है मैंने। ओके सर, ठीक है बस। अच्छा, जी। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि इसके लिए क्या रिलेशन आता है। ये गॉसेस लॉ अप्लाई करें तो क्योंकि आपके पास गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन जो इनसाइड जो है वो देयर इज नो वैल्यू ऑफ द चार्ज, Q इज इक्वल टू 0 है। तो आपके पास E जो है वो 0 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ यूनिफॉर्म शेल ऑफ चार्ज, so the test charge placed inside the charge shell would experiences no force। मतलब उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है इनसाइड द चार्ज, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज लाई करता है उसके, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से इनसाइड आपके पास कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। सर ये रिपीट कर दें प्लीज। ये आपके पास कोई पहले हमने जो इससे केस डिस्कस किया है उसमें आपने देखा है कि आउटसाइड द कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है नहीं होती, किस तरह से है उस पर हमने देखा है। अब ये है कि अगर आपके पास कोई भी जो आपके पास टेस्ट चार्ज है या पार्टिकल जो है इनसाइड द शेल है, जो आपके पास स्फेरिकल शेल है उसके अंदर अगर आप रखते हैं, क्या उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है? उसके लिए उसी तरह से हमने जो है ये कोई भी आप इनसाइड द शेल पॉइंट लिया तो उस पर आपने वैल्यू कैलकुलेट इनसाइड द रीजन, जो आपका जो शेल होता है उसके अंदर मिडल पॉइंट या किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो चार्ज 0 होता है। जो शेल आपके पास गॉसियन सरफेस है उसमें आपके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो उस पर अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप वही अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ, तो ये E इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती यूनिफॉर्म शेल ऑफ द चार्ज पे। तो कोई भी आप टेस्ट चार्ज जो है अगर इनसाइड रखते हैं उस पर, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स क्या लगेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कोई भी चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। ठीक है, यस सर। ओके, चले इतना ही काफी है, कल करेंगे बाकी जो बाकी आप लोग, ठीक है ना? ओके सर। हाँ जी, बाकी आप लोग जो है वो उसके प्रॉब्लम्स वगैरह देखें HRK पे HRW पे, और बाकी फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। सर एक बुक से करने हैं या दोनों से करने हैं?
एक ने मतलब फिलहाल तो एक से कर लेना। पिछली बार आपने एक से दिए थे, वो कर लिए थे सर, एक से ठीक है। सर दोनों में से किसी एक से कर लीजिए, HR3 HR सर जी ये भी HRK की नहीं बुक का? जी जी HRK का, HRK। सर ये नोट्स है बुक का है यार, ये जो आप पढ़ा रहे हैं सर, ये नोट्स हैं। ये नोट्स सब सेंड कर दें सर। तो ठीक है, ये नोट्स भी सेंड हो जाएंगे, लेकिन आपने वो बुक रीडिंग भी करना है, इसी पे नहीं रहना कि हाँ भाई बस ठीक है यही ठीक है सर, सही हो गया। सर जी कोई एक बुक बता दें जिसकी रीडिंग कर ले। हाँ तो HRK कर लें या HRW, दोनों में से एक की जिस मर्जी कर लें आप, दोनों एक जैसे ही हैं तकरीबन। ओके सर। ओके। हाँ हाँ। अच्छा सिया, जो अटेंडेंस आप भेजते हैं ना, वो अटेंडेंस काइंडली कोई फॉर्मेट नहीं आप, अच्छा आपकी क्लास नहीं ठीक, आप ठीक भेजते हैं मेरा ख्याल ना, वो दूसरी क्लास का इशू है एक। चले ठीक है जी, ओके फिर, ओके अल्लाह हाफिज़ सर। टेक केयर। Love you, sir.